ऐतिहासिक लेख 16 महाजनपद विशद विश्लेषण। लेखिका कजरी मानसी ऐश्वर्यम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण प्रदेश अनेकानेक स्वतंत्र राज्यों में खंडित था। ये राज्य यद्यपि उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अतिशय शक्तिशाली व विस्तृत थे, परंतु इनमें से कोई भी राष्ट्र राजनीतिक एकता के संपुष्ट सूत्र में संगठित करने में किंचित भी समर्थ नहीं था। इस काल की राजनीतिक स्थिति का प्रामाणिक विवरण यद्यपि हमें भिन्न भिन्न साहित्यिक साक्ष्यों से उपलब्ध होते हैं, तथापि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त साक्ष्य सर्वाधिक प्रामाणिक व सारगर्भित हैं, जिससे ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के अभ्युदय के कुछ समय पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभक्त था। इन्हें 16 महाजनपद से संबोधित किया गया। अंगुत्तर निकाय में सिर्फ 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। चुल्ल निदेश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग को भी संलग्न किया गया तथा गंधार के स्थान पर योन का उल्लेख है। महावस्तु में गंधार तथा काम्बोज के स्थान पर क्रमशः शिव तथा दशार्ण के नाम दृष्टिगत होते हैं। उक्त सभी में अंगुत्तर निकाय की अभिसूची ही प्रामाणिक मानी गई है। डॉक्टर V.S. अग्रवाल ने ईसा पूर्व 1000 से लेकर ईसा पूर्व 500 तक के काल को जनपद युग की संज्ञा से अभिरंजित किया है। इनके नाम इस प्रकार परिलक्षित होते हैं: 1 काशी, 2 कौशल, 3 अंग, 4 मगध, 5 वज्जी, 6 मल्ल, 7 चेदी, 8 वत्स, 9 कुरु, 10 पांचाल, 11 मत्स्य, 12 शूरसेन, 13 अस्मक या अश्मक, 14 अवंती, 15 गंधार, 16 काम्बोज। वर्ण जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी ऊपर वर्णित 16 महाजनपदों की सूची हस्तगत हुई है, किंतु वहां नाम कुछ भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं: 1 अंग, 2 बंग, 3 मगह या मगध, 4 मलय, 5 मालव, 6 अच्छ, 7 वच्छ या वत्स, 8 कोच्छ, 9 पाठ्य, 10 लाड़, 11 वज्जी, 12 मूल या मल्ल, 13 काशी, 14 कौशल, 15 अवध, 16 संभुत्तर। उपर्युक्त वर्णित दोनों सूचियों पर तुलनात्मक दृष्टिपात करने के पश्चात ये स्पष्ट होता है कि कुछ राज्यों के नाम जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वज्र आदि दोनों में ही एक समान है। सुविज्ञ इतिहास वेता हेमचंद्र राय चौधरी के मतानुसार भगवती सूत्र की सूची में जिन राज्यों के नाम चिन्हित हैं वे निहायत सुदूर पूर्व तथा सुदूर दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति के अभिसूचक हैं। उनका विस्तार ये प्रमाणित करता है कि वे अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित राज्यों के उपरांत के हैं। अतएव 6ठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में भारत की समकालीन राजनीतिक स्थिति के अभिज्ञान के लिए हमें बौद्ध ग्रंथ की विद्यमान सूची को ही सर्वाधिक प्रामाणिक मानना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञातव्य हो कि सर्वाधिक अभिप्रमाणित अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का गवेषणात्मक उल्लेख हुआ है, इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। 1 राजतंत्र। इस प्रकार की प्रणाली के अंतर्गत राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्य विद्यमान थे: अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। 2 गणतंत्र। इस प्रकार के राज्यों का शासन राजा द्वारा शासित न होकर गण अथवा संघ द्वारा संचालित होता था। ऐसे प्रमुख राज्य थे वज्जी तथा मल्ल। विवेच्यता वर्णित महाजनपदों पर हम विहंगम व विश्लेषणात्मक चक्षुपात करेंगे। 1 काशी। ये जनपद संप्रति काल के उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जिसे केतुमती,
सुरुंधना, सुदस्सना, ब्रह्मवद्धना, पुष्पवती, रंभा और मोलिनी के नाम से भी जाना जाता था। वाराणसी नाम वरुण और असी नामक दो छोटी नदियों से व्युत्पन्न है, जिनके मध्य ये नगर अवस्थित था। 300 योजनों में प्रसरित काशी का राज्य आरंभ में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, जो अपने सूती वस्त्रों व अश्वों के बाजार के लिए सुप्रसिद्ध था। वाराणसी के समीप राजघाट में की गई उत्खननों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक यहाँ नगरीकरण होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। 450 ईसा पूर्व के लगभग एक वृहत नगर के रूप में इसका अभ्युत्थान हुआ। काशी नाम नगर में तैयार किए जाने वाले बौद्ध सन्यासियों के संतरी भूरे रंग के अंग वस्त्रों से पड़ा, जिसे संस्कृत में कसाई कहते थे। इस बात का संकेत है कि बुद्ध के समय में निश्चय ही काशी कपड़ा उत्पादन केंद्र और बाजार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। 29वें जैन तीर्थंकर के पिता अश्वसेन को भी काशी के प्राचीन राजाओं में से एक माना जाता है। वरण महात्मा बुद्ध ने भी अपना प्रथम ज्ञान रंजित श्लाघनीय उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया था। उपनिषदों में उल्लेख है कि अजातशत्रु और धृतराष्ट्र नामक राजकुमार काशी के राजा थे, तथापि काशी पर साम्राज्य स्थापित करने वाले अधिकांश राजाओं की ऐतिहासिकता की समूल पुष्टि नहीं की जा सकती। अंततः ये राज्य मगध साम्राज्य का अंग बन गया। 2. कोशल या कोसल। संप्रति अवध का क्षेत्र अर्थात फैजाबाद मंडल कालांतर में कोशल महाजनपद का निर्माण करता था। पश्चिमी सीमा पर गोमती, दक्षिण सीमा पर सर्पिका या स्यांदिका, पूर्वी सीमा पर सदानीरा अर्थात गंडक नदी और उत्तरी सीमा पर नेपाल की पर्वतमालाओं के मध्य स्थित कोशल या कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक अति सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था। अनेक छोटे छोटे प्रदेशों व कुलों या गोत्रों के विलय से वर्णित राज्य की समृद्धि और शक्ति में अभूतपूर्व अभिवृद्धि हुई। उनमें से एक कुल कपिलवस्तु के शाक्यों का भी था और दूसरा प्रमुख कुल केशपुत्र के कालामों का था। मध्यम निकाय में बुद्ध को कोशलवासी कहकर संबोधित किया गया है। पृष्ठ संख्या 74। कोशल राज्य में 3 वृहत नगर थे, यथा अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती। इनके अतिरिक्त सेतण्य व उक्कथ जैसे दूसरे अपेक्षाकृत छोटे नगर भी थे। साकेत और अयोध्या को प्रायः एक ही नगर माना जाता है। वस्तुतः राइस डेविड्स के मतानुसार उल्लेखित दोनों नगरों का बुद्ध के समय में विद्यमान होने का साक्ष्य है। संभवतः ये जुड़वा शहर थे। श्रावस्ती की पहचान राप्ती अथवा अचिरवती के तट पर बसे सहेत महेत के रूप में की गई है। सरयू नदी इस नगर को उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल नामक 2 भागों में खंडित करती थी। उत्तर कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिण कोशल की राजधानी कुशावती थी। हमें कोशल के शासकों के रूप में हिरण्याब, महाकोशल, प्रसेनजित एवं शुद्धोदन के नाम प्राप्त होते हैं, जिन्होंने अयोध्या, साकेत, कपिलवस्तु एवं श्रावस्ती से शासन किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में पसेंदिया प्रसेनजित ने एक छत्र कोशल राजतंत्र की स्थापना कर दी थी। बुद्ध के समकालीन प्रसेनजित की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में हुई थी। उसने कोशल राज्य को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित किया। 3. अंग राज्य मगध के पूर्व में स्थित था। इसमें बिहार के आधुनिक भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र सम्मिलित थे। वरन किसी न किसी समय इसमें मगध राज्य भी सम्मिलित था, क्योंकि विदुर पंडित जातक का अभिमत है कि राजगृह अंग प्रदेश का एक नगर था। अनुमानितः ये राज्य पूर्व में समुद्र पर्यंत प्रसरित था। कथा सरित सागर में प्रेषित है कि वितांकपुर जा अंग राज्य का एक नगर था, समुद्र के किनारे बसा हुआ था। अंग राज्य की राजधानी चंपा इसी नाम की नदी अर्थात चंपा आधुनिक चंदना और गंगा नदियों के संगम पर बसी थी। सुविज्ञ इतिहास वेता कनिंघम के अनुसार
वर्तमान में भी भागलपुर के समीप 2 गांव क्रमशः चंपानगर और चंपापुर स्थित हैं, जो संभवतः इस प्राचीन नगर के वास्तविक स्थल थे। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी और ये अपनी समृद्धि तथा वाणिज्यिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए विख्यात था। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की अभियोजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरियों के नाम राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस अभिप्रेषित हैं। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने अंग प्रदेश की महारानी गग्गर द्वारा निर्मित गग्गल पोखराणी नामक तालाब के किनारे प्रवास किया था। महाभारत उद्धरण के अनुसार अंग का नामकरण इसके शासक अंग राजा के नाम पर किया गया था। अंग का सबसे आरंभिक संदर्भ अथर्ववेद में पाया जाता है। वह अंग जनपद की व्युत्पत्ति के संबंध में रामायण में भी आख्यान पाया जाता है। अभिप्रायतः जिस प्रकार काशी तथा कौशल में प्रभु सत्ता हेतु संघर्ष अनवरत चलता रहा, उसी प्रकार अंग तथा मगध के मध्य भी दीर्घकालीन संघर्ष चला। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के नरेश भट्टिय को प्रथमतः परास्त कर मगध राज्य के कुछ भागों पर फतह हासिल कर ली, किंतु तदुपरांत अंग का राज्य मगध में अंगीकृत कर लिया गया। 4. मगध आधुनिक बिहार के गया और पटना जिलों का लगभग समस्त क्षेत्र मगध था। ये उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं और पूर्व में चंपा के मध्य अवस्थित था। इसकी प्राचीनतम राजधानी गिरिव्रज पर्वतों से घिरा नगर और प्राचीन राजगृह थी। महावग्ग में इसे मागधों का गिरिभाज कहकर संबोधित किया गया है, ताकि इसकी पहचान कैकेय के गिरिव्रज से पृथक रूप से की जा सके। महाभारत में इसे गिरिव्रज, राजगृह, बृहद्रथपुर और मगधपुर कहा गया है। वह ऐसा संप्रेषित किया गया है कि 5 ओर से पहाड़ियों से आरक्षित होने के कारण ये लगभग अभेद्य नगर था। रामायण में इसे वासुमती नाम से चिन्हित किया गया है। वेनसांग इसे कुशाग्रपुर कहता है। प्रत्युत्तर बुद्धघोष ने इसका 7वां नाम बिंबिसारपुरी बताया है। पुरातात्विक अभिप्राय से यदि दृष्टिगोचित करें तो ऐसा अनुभूत होगा कि राजगृह की बाहरी प्राचीरें भारत में उत्तर हड़प्पा कालीन किलाबंदी का अतिशय आदिकालीन प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। निश्चय ही मगध का प्राचीनतम इतिहास रहस्यों से आबद्ध है। ऋग्वेद में कीकत या कीकट प्रदेश को प्रमगंध नामक शासक द्वारा शासित बताया गया है। यास्क ने कीकट को अनार्य प्रदेश घोषित किया है, जबकि पुराणों में कीकट की साम्यता मगध के साथ की गई है। बृहद धर्म पुराण के आधार पर कीकट की पहचान गया, बिहार के समीप के क्षेत्र से की गई है। मगध का प्रथमतः उल्लेख अथर्ववेद में आता है और मगध के चारणों का यजुर्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है। तथापि प्रमगंध के अतिरिक्त मगध के किसी भी राजा का उल्लेख वैदिककालीन साहित्य में अवगत नहीं होता। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध के प्राचीनतम राजकुल या वंश की स्थापना बृहद्रथ द्वारा की गई थी, जो वासुचैदय उपरिचर का पुत्र और जरासंघ का पिता था। रामायण के अनुसार वासु स्वयं गिरिव्रज या वासुमती नगर का संस्थापक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक बृहद्रथ वंश का पतन हो चुका था। जैन लेखकों ने राजगृह के 2 प्राचीनतम राजाओं समुद्र विजय और गय की पुष्टि की है, किंतु इनके संदर्भ में कोई तटस्थ साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। द्वितीय वंश शैशुनाग वंश था, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। यद्यपि कुछ ग्रंथ बिंबिसार को भी इसी परिवार का स्वीकार्य करते हैं, तथापि सामान्य तौर पर उसे हर्यक वंश का सर्वाधिक प्रतापी व यशस्वी राजा माना गया है। 5. वज्जी अथवा वृज्जी। वृज्जी क्षेत्र गंगा के उत्तरी भाग में अवस्थित था तथा उत्तर की ओर नेपाल की पहाड़ियों तक प्रसारित था। गंडक नदी इसे कोसल और
मल्ल राज्यों से पृथक करती थी। पूर्व की ओर ये राज्य कोसी और महानंदा नदियों तक विस्तृत था। वज्र संघ में 8 कुल या वंश सम्मिलित थे, जिनमें विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक व वृज्जी शाब्दिक रूप से चरवाहों की घुमंतु जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। अन्य दूसरे वंशों की पहचान की पुष्टि स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः ये रोचक तथ्य है कि वृज्जी के शाब्दिक अर्थ खाना बदोश या यायावर चरवाहों से ये सुस्पष्ट होता है वे काफी पश्चात से बसे समकालीन साहित्य में सार्थक वाहों को भी वैदेहिक अर्थात विदेह जाति के लोक से इंगित किया गया है। इससे ये ज्ञात होता है कि व्यापार पेशे की शुरुआत किसी विशेष जनजातियों वाली श्रेणी ने की थी। सूत्र कृतंग व अंगुत्तर निकाय में हस्तगत प्रमाणों से ये विगत होता है कि उग्र, भोग, एक्ष्वाकम और कौरव इस संघ के अन्य 4 कुल थे। अक्षरशः विदेहों की राजधानी मिथिला थी, जिसकी पहचान जनकपुर से की गई है, तथा लिच्छवियों ने अपनी राजधानी वैशाली, बसाड़, मुजफ्फरपुर में बनाई थी। सनद रहे वैशाली इस संघ का प्रशासनिक केंद्र भी था। वैसे रामायण में भी वैशाली की पहचान विशाला नामक नगर से की गई है। ये नगर 3 ओर से प्राचीरों से घिरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक प्राचीर एक दूसरे से 1 योजन की दूरी पर अभिनिर्मित थी तथा उनमें 3-3 द्वार और बुर्ज भी विद्यमान थे। ज्ञात्रिक कुल ने, जिससे महावीर का संबंध था, अपनी सत्ता का केंद्र कुंडपुर अथवा कुंडग्राम और कोल्लाग, जो वैशाली के उपनगर थे, को परिमार्जित किया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार इस नगर में 3 जनपद थे, जो किसी समय 3 पृथक पृथक कुलों की सत्ता का केंद्र रहे थे। लिच्छवी वंशीय, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति थे। उन्होंने 9 मल्लों और काशी, कोसल के 18 गणराज्यों को सामूहिक रूप से मिलाकर मगध के विरुद्ध एक संघ का अभिनिर्माण किया था। यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु तत्पश्चात गणतंत्र स्थापित हो गया। पृष्ठ संख्या 75। 6. मल्ल। ध्यातव्य हो, प्राचीन ग्रंथों में गणराज्य के रूप में संदर्भित दूसरा क्षत्रिय राजवंश मल्लों का था। इस कुल की कई शाखाएं थीं, जिनमें से प्रमुख 2 के मुख्यालय क्रमशः कुशीनारा और पावा में अवस्थित थे। इन 2 महत्वपूर्ण गुटों के राज्य, जिन्हें भारत में मल्लराट अथवा मल्लराष्ट्र कहकर संबोधित किया गया है, की सीमा ककुत्थ नदी, जिसे यूनानी लेखकों ने कोका उथेस कहा है, द्वारा परस्पर एक दूसरे से पृथक थे। मसलन कुशीनगर अथवा कुशीनारा की पहचान गोरखपुर, वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित कसिया नामक स्थान से की गई है। एक ग्रंथ में ये विश्लेषित किया गया है कि मल्लों का प्रसिद्ध सालवन या वाटिका अर्थात कुशीनगर का उपवत्तन अर्थात बाह्य भाग हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित था। कसिया के निकट निर्वाण चैत्य के पीछे स्थित विशाल स्तूप से एक अभिलिखित ताम्रपट्टिका प्राप्त हुई है, जिस पर परिनिर्वाण चैत्य ताम्रपत्र इति शब्द अभिलिखित है, जिससे सामान्यतः कुशीनगर की पहचान की पूर्ण रूपेण पुष्टि होती है। बहरहाल पावा की पहचान कसिया के निकट स्थित पडरौना कस्बे से की जाती है। समग्रतः ऐसा माना जाता है कि विदेह की भांति मल्ल राज्य भी एक राजतंत्र था और राजतंत्रीय शासन के दौरान उनका नगर क्षेत्र एक महान नगर के रूप में विख्यात था तथा ये कुशावती के नाम से प्रसिद्ध था। व दूसरे महत्वपूर्ण नगर अनुपिया और उरुवेल कप्प थे। वरण लिच्छवियों के साथ मल्लों का संबंध कभी वैमनस्यपूर्ण रहा तो कभी कभी ये मैत्रीपूर्ण भी रहा। कहा जाता है कि मल्लों पर 500 शासकों या संभ्रांतों का शासन था, मगर अंततः ये मल्ल मगध के साम्राज्यवादी चंगुल का शिकार बन गए। ये सर्वविदित तथ्य है कि कुशीनारा के समीप ही महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ और अनुमानितः उनका अंतिम संस्कार मल्लों ने ही संपन्न किया था। साथ ही ये भी मान्य है कि पावा के मल्लों द्वारा एक संघाराम का निर्माण कराया गया था,
जिसका उद्घाटन स्वयं बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म के कुछ प्रख्यात महान विभूतियों जैसे कि आनंद, उपाली, अनुरुद्ध, देवदत्त और खंड सुमन का संबंध मल्ल कुल से ही है। बुद्ध के समय तक इनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। 7. चेदी या चेती। आधुनिक बुंदेलखंड के लगभग पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल का चेदी महाजनपद स्थित था। पाजिंटर चेदियों को यमुना के दक्षिणी किनारे के साथ साथ उत्तर पश्चिम में चंबल तथा दक्षिण पूर्व में करवी नदियों से घिरे क्षेत्र का अधिपति व्यक्त करता है। दक्षिण की ओर इसकी सीमा मालवा के पठारों और बुंदेलखंड की पहाड़ियों तक फैली हुई थी। इसकी राजधानी सेथिवती अथवा सुक्तिमती अथवा सुक्ति सहवाय नाम से प्रसिद्ध थी। सहजाति और त्रिपुरी इसके अन्य प्रसिद्ध नगर थे। वैसे इसकी राजधानी की पहचान महाभारत के शुक्तिमती से भी की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। इसी काल में इसकी एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। तथापि इन महाकाव्यात्मक आख्यानों को छोड़कर चेदियों के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। 8. वत्स। गौरतलब हो आधुनिक इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज तथा बांदा के जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का परिनिर्माण करते थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी अथवा कोसम थी, जो इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 33 मील की दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के पश्चात अपनी राजधानी कौशाम्बी स्थानांतरित कर ली थी। गंगया पहते तस्मिन् नगरे नागसा द्रवये व्यक्त्वा निचक्षु नगरम कौशाम्ब्याम न निवत्स्यति। पार्जिटर डायनेस्टीज ऑफ द कली एज, पृष्ठ 5। ज्ञातव्य हो कि बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था, जो बुद्ध, अवंती के राजा प्रद्योत तथा मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु का समकालीन था। पुराणों के अनुसार उसके अर्थात उदयन पिता परंतप ने अंग की राजधानी चंपा को विजित किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा कौशाम्बी में विस्तृत उत्खनन कार्य किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 12वीं शती के मध्य से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक यहाँ बस्ती बसी हुई थी। श्रेष्ठी घोषित द्वारा अभिनिर्मित विहार तथा उदयन के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। व्यापार और युद्ध के मार्ग यहाँ से होकर गमन करते थे। 9. कुरु। वैदिक कालीन शक्तिशाली जनजाति कुरु जाति ने बुद्ध काल तक आते आते अपना समूल प्रभुत्व विनष्ट कर दिया। पाली ग्रंथों के मतानुसार ये राजवंश युधिष्ठिर गोत्र अथवा युधिष्ठिर के परिवार से संबंधित था। मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के आसपास के भूभागों में बसे इस राज्य की राजधानी इंद्रपत अथवा इंद्रपत्तन या इंद्रप्रस्थ थी। इसके अंतर्गत अनेक दूसरे नगर और निगम भी सम्मिलित थे, यथा हथिनीपुर, थुल्लकोठित, कमस्सदम, कुंडी और वर्णावत। जातक ग्रंथ बोध कराते हैं कि कुरुवंश के राजा धनंजय कौरवय्य और सुत सोम नामक अलंकरण अंगीकृत करते थे, किंतु जिनकी ऐतिहासिकता संदेहास्पद है, तदर्थ अर्थशास्त्र उन्हें राज शब्दोपजीविनम अभिप्रायतः राजपद की पदवी धारण करने वाले के नाम से अभिहित करता है। कमोबेश ये इस बात का सूचक है कि उनका एक ही राजा नहीं होता था, प्रत्युत अनेक राजा होते थे और उनके सत्ता केंद्र भी अनेक होते थे। उनका एक संघ था जिसे प्रायः गणतंत्रीय संघ संबोधित करते थे। जग प्रसिद्ध कौरव और पांडव जिन्होंने महाभारत का घमासान युद्ध लड़ा था, कुरु वंश से ही सिक्त थे। कुरु देश के लोग कालांतर से ही अपनी बुद्धि एवं बल के लिए सुप्रसिद्ध थे। 10. पंचाल या पांचाल। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं
तथा फर्रुखाबाद के जिलों से संयुक्त रूप से मिलकर आदिकाल का पंचाल महाजनपद बना था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये महाजनपद पूर्व में गोमती नदी तक और दक्षिण में चंबल नदी तक फैला हुआ था। जातक ग्रंथों के अनुसार प्रारंभ में ये 2 खंडों में विभाजित था। पहला उत्तरी पंचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र बरेली स्थित वर्तमान रामनगर थी, तथा दूसरा दक्षिणी पंचाल, जिसकी राजधानी काम्पिल्य फर्रुखाबाद स्थित कंपिल थी। पंचालों का एक दूसरा नगर परिवृक्क अथवा परिचक्र था। पंचालों के 5 कुल थे, जिनके नाम क्रमशः कृवि, तुवर्स, केशिन, श्रीन्याय और सोमक थे। उक्त सभी का संबंध वैदिक कालीन जनजातियों से था। गंगा नदी दोनों पंचाल प्रदेशों को विभाजित करती थी। कुरुओं और पंचालों में उत्तर पंचाल क्षेत्र पर अधिकार को लेकर सदैव संघर्ष होता रहा। रामायण में पूर्वकालिक पांचाल शासकों को कान्य कुब्ज अर्थात कुबड़ों का नगर अथवा कन्नौज नामक प्रसिद्ध नगर के संस्थापकों के साथ संलग्न किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पंचालों ने राज्य शब्दोपजीवनम प्रकार की संघीय सरकार की स्थापना की थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते पंचालों की शक्ति का क्षरण हो चुका था। पृष्ठ संख्या 76। 11 मत्स्य अथवा मच्छ। मत्स्य प्रदेश में अलवर, जयपुर, भरतपुर क्षेत्र शामिल था। इसकी राजधानी विराट नगर थी, अनुमानतः जिसके दरबार में 5 पांडव रहे थे। मत्स्य प्रदेश की यथा स्थिति इस प्रकार थी। दक्षिण में कुरु, पश्चिम में शूरसेन, उत्तर में चंबल और पश्चिम में सरस्वती नदी से सीमाबद्ध था। महाभारत में अपर मत्स्य और वीर मत्स्य का उल्लेख प्राप्त होता है। मत्स्य राज्य की राजधानी की पहचान जयपुर के बैराट नामक स्थान से की गई है। उपालव्य मत्स्य प्रदेश का एक अन्य शहर था जो विराट नगर के समीप ही था। मत्स्य का प्रथमतः उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण ये विगत कराता है कि ध्वसन दैवतवन नाम का एक मत्स्य राजा था। मनु संहिता में मत्स्य के साथ कुरुक्षेत्र, पंचाल और शूरसेनकों को मिलाकर ब्राह्मण मुनियों का पवित्र अधिवास अर्थात ब्रह्मर्षि देश बने होने का आंशिक उल्लेख है। अशोक के कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध शिलालेख वैराट के निकट ही हस्तगत हुए हैं। 12 शूरसेन आधुनिक व्रजमंडल क्षेत्र में वर्णित महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहाँ यदु अर्थात यादव वंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य महाकच्छप के समय शूरसेनी राजा अवंतिपुत्र का संदर्भ प्राप्त होता है। महाकच्छप मथुरा प्रदेश में बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए उत्तरदायी था। शूरसेन वंश मैगस्थनीज के समय तक मौर्य साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में प्रभावशाली बना रहा। 13 अश्मक, अस्मक या अश्वक। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर अश्मक महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोताली, पोतन अथवा पोदान थी व जिसकी पहचान बोधन से की गई है। अश्मक प्रदेश अवंती की दक्षिणी सीमा से संलग्न था और अनुमानितः महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों से ज्ञात होता है कि अश्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने की थी। अश्मक जातक में उल्लेख प्राप्त होता है कि पोताली नगर काशी राज्य में सम्मिलित था। चुल्ल कलिंग जातक से पता चलता है कि अश्मक के राजा अरुण ने अपने महामंत्री नंदीसेन की सहायता से कलिंग के राजा पर विजय प्राप्त की थी। महात्मा बुद्ध के अवतरण के पूर्व अश्मक का अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चला तथा बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपनी सीमा के अंतर्गत समाहित कर लिया। 14 अवंती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था।
समूलता ये मोटे तौर पर माधानता से माहेश्वर तक नर्मदा घाटी के एक भाग के साथ साथ उज्जैन प्रदेश से मिलकर निर्मित हुआ था। इसके दो भाग थे। पहला उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा दूसरा दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। दोनों के मध्य में वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी, जहाँ का शासक प्रद्योत था। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। इसी बाबत उल्लेखनीय हो कि राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। वस्तुतः अति उर्वर कृषि प्रदेश में अवस्थित होने, समृद्ध लौह अयस्क क्षेत्र पर नियंत्रण रखने तथा दक्षिण की ओर से होने वाले व्यापार पर भी आधिपत्य के कारण ये क्षेत्र शीघ्रातिशीघ्र एक संपुष्ट शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में विकसित हो गया। ये बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र था, जहाँ कुछ सुविज्ञ बौद्ध भिक्षु निवासरत थे। 15. गांधार वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों की भूमि पर गांधार महाजनपद स्थित था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो व्यापार और शिक्षा दीक्षा दोनों का महान केंद्र था। रामायण से अवगत होता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष या तक्षक ने की थी। इस राज्य के एक अन्य सुप्रसिद्ध नगर का नाम पुष्करावती था, जिसकी स्थापना पुष्कर ने की थी। आरंभ से ही गांधार प्रदेश अपने ऊनी वस्त्रोद्योग के लिए मशहूर था। साथ ही ये विदूषक लोगों का भी देश बन गया था। ऐसा प्रेषित किया जाता है कि उद्दालक, श्वेतकेतु और कौटिल्य जैसे संश्लिष्ट मनीषियों ने यही शिक्षा अर्जित की थी। गांधार निवासी पाणिनि ने अपने एक सूत्र में तक्षशिला का उल्लेख किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में विदित हो कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के मध्य में गांधार की राजगद्दी पर पुक्कु सती अर्थात पुष्कर सारिन नामक राजा का आधिपत्य हो गया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने बिंबिसार के दरबार में एक राजदूत और एक पत्र भेजा था तथा अवंती के प्रद्योत के विरुद्ध युद्ध भी लड़ा था, जिसमें प्रद्योत की हार हो गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तर मध्यकाल में फारस के राजा ने गांधार को विजित कर लिया। ढारियस के बहिस्तान लगभग 520 से 518 ईसा पूर्व अभिलेख में गांधारियों अर्थात गादर को अखुमिनियन साम्राज्य का प्रवाजन बताया गया है। 16. काम्बोज गांधार प्रदेश के बिल्कुल समीप होने के कारण अधिकांशतः काम्बोज का उल्लेख गांधार के साथ ही कर दिया जाता है। महाभारत काम्बोज को राजापुर नामक स्थान से संबद्ध करता है, जिसका जिक्र वेनसांग ने भी किया है। ये स्थान पुंछ के दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व में स्थित था। काम्बोज की पश्चिमी सीमा काफिरिस्तान तक प्रसरित थी। एलिफिंस्टन उस प्रदेश में पाई जाने वाली कौमोजी, कामोज और कमोजे जैसी जनजातियों का उल्लेख करता है, जिनके नाम से हमें काम्बोजों का स्मरण होता है। महाभारत में काम्बोजों को राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के अंतर्गत बताया गया है तथा ये भी प्रेषित किया गया है कि चंद्रवर्मन और सुदाक्षन उनके राजा थे, अपितु अर्थशास्त्र उन्हें वर्तशास्त्रोपजीवन संघ अर्थात कृषकों, ग्वालों, व्यापारियों और योद्धाओं का संघ संबोधित करता है। काम्बोजों के निगमों अर्थात काम्बोज गण का भी महाभारत में उल्लेख है। प्राचीन समय में काम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। सारांशतः उपर्युक्त वर्णित महाजनपदों के अतिरिक्त भारतवर्ष में और कई एक जनपद भी मौजूद थे। आधुनिक पंजाब में केकय, त्रिगर्त, यौधेय आदि जनपद और सिंधु में सिंधु, सौवीर, शिवी, अम्बपट आदि जनपद विद्यमान थे। वे अपने आस के महाजनपदों से छोटे और शायद उनके राजनीतिक प्रभाव से सिक्त थे। इसी प्रकार कोसल और मल्ल जनपद के मध्य में शाक्य जनपद था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। ये जनपद गणतंत्री और मल्ल संघ में सम्मिलित था। वह यद्यपि यदा कदा कोसल का आधिपत्य भी
इसे स्वीकार्य करना पड़ता था। अश्मक के पूर्व में कलिंग और पश्चिम में मूलक, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन व विदर्भ बरार नाम के प्रसिद्ध जनपद थे। भारत के पश्चिमी जनपदों में सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी जनपदों में राढ़, पश्चिमी बंगाल, पुंड्र उत्तरी बंगाल और वंग पूर्वी बंगाल के विषय में जानकारी मिलती है। महाजनपद अश्मक के आसपास कई लघु जनपद आंध्र, पुलिंद, शबर, मूशिक आदि थे। इन सबके दक्षिण में द्रामिल रट्ठ, तामिल राष्ट्र का भी नाम श्रवणित होता है। तमिल के भी दक्षिण में नागद्वीप, सिंहल, श्रीलंका और कारद्वीप थे। इस प्रकार समस्त भारतवर्ष में जनपद राज्यों की स्थापना इस युग में हो चुकी थी। लोगों को चूंकि अपने स्थान से अगाध स्नेह था, अतएव वे उसी नाम से पुकारे जाते थे। निष्कर्षतः ये कहना अतिशोक्तिपूर्ण नहीं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत विकेंद्रीकरण एवं विभाजन के परिदृश्य उपस्थित कर रहा था। बहरहाल जिन 16 महाजनपदों के नाम ऊपर वर्णित हैं, उनमें पारस्परिक संघर्ष, विद्वेष एवं घृणा का अस्पृश्यतापूर्ण मंजर व्याप्त था। प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की सीमा विस्तार करने को आतुर था। इससे यद्यपि महाजनपदों को पृथक पृथक विकसित होने का सुअवसर मिला, किंतु देश में किसी वृहत शक्ति का संगठन न हो सका, या यूं कहा जा सकता है कि निश्चय ही ये परिस्थिति स्थानीय चेतना और स्थानीय स्वराज्य के अनुकूल थी, परंतु इससे संपूर्ण देश की एकता और आंतरिक शक्ति दुर्बल हो गई। इस समय की वस्तु स्थिति पर यदि गहन दृष्टिपात करें तो ये स्पष्ट होगा कि बुद्ध के काल तक उत्तर भारत में 2 तरह की राज शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी। पहला राजतंत्रात्मक व्यवस्था और दूसरी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। पहले प्रकार में मगध, काशी, कोसल, वत्स, अवंती आदि प्रसिद्ध थे। दूसरे में वज्र संघ और मल्ल संघ का उल्लेख हो सकता है। ये राज्य व्यक्तिगत रूप से अथवा संघ बनाकर प्रायः संघर्षरत रहते थे। संप्रति काल में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति अपने चरमोत्कर्षित पराकाष्ठा पर थी। गणराज्यों का अस्तित्व राजतंत्रों के लिए असहाय हो रहा था। वह प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी राज्य की स्वतंत्र सत्ता को धराशायी करने पर आमादा था। अन्य जनपदों की स्थिति भी इससे भिन्न कदापि नहीं रही होगी। समीचीनता महाजनपदों के चिर विस्तारवादी नीति का परिणाम कहीं न कहीं सकारात्मक ही निकला। कारणतः निर्बल महाजनपद शक्तिशाली राज्यों में विलय कर लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप देश में एकता की सतत संश्लिष्ट सुबोधात्मक प्रवृत्ति को प्रश्रय मिला। पृष्ठ संख्या 77।